नमस्ते। आज हम सीधे आयुर्वेद के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में उतर रहे हैं। नमस्ते। चरक संहिता का सूत्र स्थान और उसका छठा अध्याय तस्याश्रुतीय। जी। ये अध्याय ना हमारे जीवन की लय को प्रकृति की लय से कैसे जोड़ा जाए, इसका एक बहुत गहरा खाका देता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे मौसम बदलते हैं, तो सिर्फ बाहर का मौसम नहीं बदलता। हाँ। हमारा शरीर, पाचन, ताकत, यहाँ तक कि मन की स्थिति भी प्रभावित होती है। सही कहा। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि ऋतुओं के साथ तालमेल बिठाकर कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। बिल्कुल। और तस्याश्रुतीय अध्याय का जो केंद्र बिंदु है वो है ही ऋतुचर्या। ऋतुचर्या। हाँ, मतलब मौसम के अनुसार हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, रहन सहन कैसा हो। आयुर्वेद सिर्फ आप देखें तो रोगों के इलाज तक ही नहीं है, ये स्वास्थ्य को बनाए रखने का, प्रकृति के साथ बैलेंस में जीने का विज्ञान है। सही। और ये अध्याय उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये समझाता है कि कैसे साल भर में अलग अलग मौसमों में शरीर की जो स्वाभाविक शक्ति है, आयुर्वेद में उसे बल कहते हैं, बल, हाँ, वो कैसे घटती बढ़ती है और हमें क्यों और कैसे उसके हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। तो चलिए इस अध्याय की परतों को खोलते हैं। फिर शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी चीज से, भोजन। जी। ग्रंथ में आहार के कुछ प्रकार बताए गए हैं, मतलब उनका वर्गीकरण किया गया है। ये क्या है और इनका क्या महत्व है? हाँ, ये वर्गीकरण बड़ा व्यवहारिक है और पाचन को समझने में बहुत मदद करता है। ग्रंथ में ना 4 मुख्य तरह के आहार बताए हैं, जैसा स्त्रोतों में है। 4 तरह के। हाँ, पहला है अशित। अशित। अशित मतलब वो भोजन जिसे हम मुख्य रूप से खाते हैं, ठोस आहार, जैसे रोटी, चावल, सब्जी, मतलब जिसको निगला जाता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा है पीत। पीत यानी पीने योग्य पदार्थ, हम्म। पानी, दूध, जूस, सूप, ये सब जो तरल होते हैं। तीसरा है लिढ़। लिढ़, ये क्या है? लीधा मतलब चाटने योग्य पदार्थ, जैसे शहद हुआ या कोई चटनी, या फिर आयुर्वेदिक अवलेह होते हैं ना। हाँ, जैसे च्यवनप्राश। बिल्कुल, जिनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती है। ठीक है। और चौथा? चौथा है खादित। खादित। खादित खादित मतलब चबाकर खाया जाने वाला। इसमें थोड़ी कठोर या रेशेदार चीजें आती हैं जिन्हें दांतों से अच्छी तरह चबाना पड़ता है। फल हो गए, सूखे मेवे, गन्ना या भुने चने समझ लीजिए। अच्छा, पर ये सिर्फ मतलब खाने के तरीके के आधार पे है, या इसका पाचन या शरीर पर असर से भी कुछ लेना देना है? निश्चित रूप से ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म पर आधारित नहीं है। ये इशारा करता है कि हर तरह के आहार को पचाने के लिए शरीर को अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और उनका पोषण देने का तरीका भी अलग हो सकता है। जैसे खाद्य आहार है, उसे पचाने में शायद ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा लगे क्योंकि चबाना पड़ता है। सही है। जबकि पित्त जो तरल है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आयुर्वेद में आहार के गुण तो है ही, गुरु, लघु, शीतोष्ण, पर उसके स्वरूप का भी महत्व है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं इस अध्याय के मर्म पर, ऋतुएं। जी। ग्रंथ 6 ऋतुओं की बात करता है और उन्हें 2 मुख्य अवधियों या कालों में बांटता है। ये विभाजन क्या है? ये विभाजन ही ऋतुचर्या को समझने की कुंजी है। ग्रंथ साल को 2 मुख्य अयन या काल में बांटता है। 2 काल? हाँ, पहला है उत्तरायण या आदान काल। आदान काल। इसे उत्तरी अयन भी कहते हैं। इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर यानी देर की सर्दी, बसंत यानी स्प्रिंग, और ग्रीष्म यानी गर्मी। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है दक्षिणायन या विसर्ग काल। विसर्ग काल। इसे दक्षिणी अयन कहते हैं। इसमें भी 3 ऋतुएं हैं, वर्षा यानी मानसून, शरद यानी पतझड़, और हेमंत यानी शुरुआती सर्दी। वर्षा, शरद, हेमंत। अच्छा, ये नाम आदान काल और विसर्ग काल, इनका कोई खास मतलब है? आदान मतलब लेना या खींचना, और विसर्ग का मतलब छोड़ना या देना। क्या इसका शरीर की ऊर्जा से कोई संबंध है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस विभाजन का सार है। आदान काल जो है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, इसमें सूरज बलवान होता है। उसकी प्रकृति आग्नेय मानी जाती है, मतलब अग्नि प्रधान। इस समय में स्रोत बताते हैं कि सूरज और हवा पृथ्वी से और हम प्राणियों के शरीर से जलीय और स्निग्ध अंश, मतलब नमी, चिकनाई, उसका शोषण करते हैं, उसे खींच लेते हैं। अच्छा। आदान मतलब ले लेना। हाँ, तो इसका नतीजा ये होता है कि इस काल में धीरे धीरे शारीरिक बल घटता जाता है, हवा भी रूखी हो जाती है, वायु रुक्ष जो शरीर में भी रूखापन बढ़ाती है। तो इस आदान काल की जो 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, इनका शरीर पर क्या खास असर पड़ता है, जैसा स्रोतों में बताया है? देखिए, ग्रंथ के अनुसार आदान काल शुरू होता है शिशिर से।
इस समय ठंड और रूखापन दोनों होते हैं। सूरज पृथ्वी का जलीय अंश खींचना शुरू कर देता है। ठीक है। फिर आती है बसंत ऋतु। हम्म, इसमें क्या होता है? सर्दियों में जमा हुआ कफ दोष पिघलने लगता है। अच्छा। और हवा शरीर के स्नेह अंश मतलब चिकनाई का शोषण करती है। रूखापन बढ़ने लगता है। और आदान काल का अंत होता है ग्रीष्म ऋतु में। तब तक सूरज बहुत ताकतवर हो जाता है, हवा बहुत रूखी और गर्म, शरीर में तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी कसैला और कटु यानी तीखा रस बढ़ जाते हैं। ये रस? हाँ, ये रस स्वभाव से रूखे और हल्के होते हैं, तो ये शरीर के बल को और भी कम कर देते हैं। तो आदान काल के अंत तक यानी गर्मी में शारीरिक बल सबसे कम स्तर पर पहुंच जाता है। ये एक तरह से प्रकृति ऊर्जा ले रही है, दे नहीं रही। ये तो आजकल की सोच से बिल्कुल उल्टा है, जहां हम साल भर एक जैसी एनर्जी चाहते हैं। क्या ग्रंथ ये कहता है कि ये ऊर्जा का घटना एक स्वाभाविक जरूरी प्रक्रिया है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई आपने। आयुर्वेद प्रकृति की लय को स्वीकार करने पर जोर देता है। आदान काल में बल का घटना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं। शायद ये शरीर के लिए एक तरह का आराम या रीबैलेंस का समय हो, जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने के बजाय थोड़ा संरक्षण की ओर जाए। सही। अब बात करते हैं दूसरे काल की, दक्षिणायन या विसर्ग काल की। हाँ, विसर्ग काल, जिसका मतलब है देना। ये आदान काल से कैसे अलग है? विसर्ग काल में यानी वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें चंद्रमा की प्रधानता होती है और उसकी प्रकृति सौम्य मानी जाती है, शीतल, पोषण देने वाली। अच्छा। सूरज का बल थोड़ा कम होता है। इस काल में प्रकृति पोषण देती है, ऊर्जा का विसर्जन करती है, मतलब प्राणियों को बल देती है। स्रोत साफ कहते हैं कि इस दौरान धीरे धीरे शारीरिक बल बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ, चंद्रमा बली होता है, उसका शीतल और पोषक असर ज्यादा होता है। और इस काल की ऋतुओं का क्या असर होता है, वर्षा, शरद, हेमंत का? इसकी शुरुआत होती है वर्षा ऋतु से। अब देखिए, इस समय वातावरण में नमी तो होती है और हमारी पाचन अग्नि, जठराग्नि थोड़ी मंद होती है। हाँ, बारिश में भूख कम लगती है कई बार। बिल्कुल। लेकिन पृथ्वी ठंडी होने लगती है और अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन और मधुर, मीठा रस बढ़ने लगते हैं। ये शरीर को धीरे धीरे बल देना शुरू करते हैं। स्निग्धता मतलब चिकनाई भी बढ़ती है। इसके बाद आती है शरद ऋतु। इसमें वर्षा के बाद पित्त दोष बढ़ सकता है, लेकिन आसमान साफ होने लगता है और शरीर का बल एक मध्यम स्तर पर आता है। ठीक है। और विसर्ग काल का अंत होता है हेमंत ऋतु में। तब तक मौसम ठंडा और स्निग्ध होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है और शरीर ने काफी बल जमा कर लिया होता है। असल में हेमंत और शिशिर ऋतुओं में शारीरिक बल अपने चरम पर होता है। तो अगर हम इन दोनों कालों को मिलाकर देखें, आदान और विसर्ग, तो शरीर की शक्ति का एक पूरा चक्र बनता है साल भर में। बिल्कुल। क्या स्रोत इस चक्र को और साफ करते हैं? वैसे अनुभव में भी लगता है जैसे गर्मियों में जल्दी थक जाते हैं और सर्दियों में शायद भूख भी ज्यादा लगती है, ताकत भी बहुत साफ दिखाते हैं। कैसा है वो चक्र? सबसे कमजोर बल यानी दुर्बल बल होता है ग्रीष्म, जो आदान काल का अंत है, और वर्षा, जो विसर्ग काल की शुरुआत है। गर्मी और बरसात में। हाँ, इन दो ऋतुओं में शरीर सबसे कमजोर होता है। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड भी है, जब शरीर एक एक्सट्रीम गर्मी से निकलकर नमी वाले मौसम में जा रहा होता है। फिर आता है मध्यम बल। ये होता है शरद, पतझड़ और बसंत, स्प्रिंग ऋतु में। शरद और बसंत? हाँ, ये दोनों भी एक तरह से बीच के मौसम हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा बल? श्रेष्ठ बल यानी सबसे उत्तम बल होता है हेमंत, शुरुआती सर्दी, और शिशिर, देर की सर्दी ऋतु में। सर्दियों में मतलब? हाँ, ये विसर्ग काल का नतीजा है, जब शरीर ने पूरी शक्ति जमा कर ली होती है। ये समय आदान काल की शुरुआत भी होता है, जब बल अभी घटना शुरू नहीं हुआ है। ये चक्र तो बहुत लॉजिकल लगता है। आदान काल में धीरे धीरे बल कम होना, विसर्ग काल में धीरे धीरे बढ़ना, हेमंत शिशिर में पीक पर और ग्रीष्म वर्षा में सबसे नीचे। ये जानना ही अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये बल का उतार चढ़ाव एक प्राकृतिक लय है। ये कोई कमजोरी या बीमारी नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ शरीर का तालमेल है। आदान काल में बल का कम होना उतना ही नेचुरल है जितना विसर्ग काल में बढ़ना। इसी समझ के साथ हम ऋतुचर्या के महत्व को सही मायने में समझ सकते हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि बल कैसे बदलता है, तो ग्रंथ इन अलग अलग मौसमों में स्वस्थ रहने के लिए क्या प्रैक्टिकल उपाय या लाइफस्टाइल बताता है? यही ऋतुचर्या है ना? एकदम सही। ऋतुचर्या का मतलब ही है ऋतुओं के अनुसार आचरण या चर्या, और ग्रंथ इसके लिए बहुत स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण पहलू है पंचकर्म। स्रोत बताते हैं कि शरीर में जो दोष जमा हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए कुछ खास ऋतुओं में शोधन क्रियाएं करनी चाहिए। शोधन मतलब सफाई। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं एक तरह से। खास तौर पर बसंत ऋतु में
वमन कराने की सलाह दी जाती है। वमन मतलब उल्टी? हाँ, औषधि देकर उल्टी कराते हैं ताकि कफ दोष निकल जाए। और शरद ऋतु में विरेचन की सलाह है, विरेचन मतलब औषधि से दस्त लगाकर पित्त दोष को निकालना। वमन और विरेचन, ये तो काफी इंटेंस प्रक्रियाएं लगती हैं मौसमी एडजस्टमेंट के लिए। क्या ग्रंथ ये बताता है कि ये सबके लिए है या सिर्फ खास हालतों में? ये प्रकृति के साथ बैलेंस वाली बात से कैसे जुड़ता है, क्योंकि ये तो शरीर पर जोर डालने जैसा लगता है। ये अच्छा सवाल है। देखिए, पंचकर्म शक्तिशाली प्रक्रियाएं जरूर हैं, पर आयुर्वेद में इन्हें शुद्धि और संतुलन लाने का एक तरीका माना जाता है। ग्रंथ इन्हें ऋतुओं के बदलने के समय, मतलब संधि काल में करने को कहता है। क्यों? ताकि पिछले मौसम में जो दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ गए हों और असंतुलित हो गए हों। दोष मतलब वात पित्त कफ? हाँ, वही, उनको शरीर से निकाला जा सके। जैसे बसंत में सर्दियों में जमा हुआ कफ जो नेचुरल है बढ़ना, सूरज की गर्मी से पिघलता है। अगर उसे ना निकालें तो वो सांस की तकलीफें कर सकता है। अच्छा। इसी तरह शरद में बारिश के मौसम के बाद पित्त बढ़ सकता है। तो वमन और विरेचन को शरीर को वापस बैलेंस में लाने और अगली ऋतु के लिए तैयार करने का एक तरीका माना जाता है। और ये सबके लिए जरूरी नहीं होता। व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसका बल कितना है, दोष कितने बिगड़े हैं, ये सब देखकर तय किया जाता है। वैसे ग्रंथ में बसंत के लिए एक सरल उपाय भी बताया है। क्या? सत्तू को ठंडे पानी में घी मिलाकर पीना। सत्तू और घी? हाँ, ये शरीर को ठंडक और पोषण देता है और बढ़े हुए कफ को शांत करने में मदद कर सकता है। समझ गया, ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर है शरीर को तैयार करने के लिए। अच्छा, लाइफस्टाइल से जुड़े और क्या सुझाव है? एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है शारीरिक ऊर्जा को बचाने से जुड़ा। जी। स्रोत साफ कहते हैं कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जब शारीरिक बल स्वाभाविक रूप से दुर्बल होता है, हाँ, सबसे काम होता है, तब मैथुन यानी शारीरिक संबंध से जितना हो सके बचना चाहिए या उसे बहुत कम कर देना चाहिए। अच्छा। इसका मकसद है शरीर की पहले से ही कम हुई ऊर्जा को और खर्च होने से बचाना। ये भी शरीर की हालत के हिसाब से चलने का उदाहरण है। क्या कुछ खास प्राकृतिक प्रयोग या उपायों का भी जिक्र है? हाँ, शरद ऋतु के लिए कुछ बहुत ही सुंदर उपाय बताए गए हैं। एक है हंसोधक का प्रयोग। हंसोधक, ये क्या होता है? ये वो पानी है जो दिन में सूरज की तेज किरणों से और रात में चांद की ठंडी किरणों से अपने आप शुद्ध और ऊर्जित हो जाता है। अपने आप? हाँ, माना जाता है कि ये पानी विष रहित, हल्का और अमृत जैसा गुणकारी होता है। वाह। इसी ऋतु में आकाश में अगस्त्य तारे का उदय भी महत्वपूर्ण माना गया है। अगस्त्य तारा? हाँ, प्राचीन मान्यता है कि अगस्त्य तारे के उगने पर पानी अपने आप निर्मल और विष रहित हो जाता है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद कैसे आसमानी घटनाओं को भी सेहत से जोड़ता है। हंसोदक और अगस्त्य तारा, ये तो प्रकृति के बहुत सूक्ष्म प्रभावों पर ध्यान देने की बात है। क्या मौसमों के बीच का जो बदलाव का समय होता है, ट्रांजिशन पीरियड, उसके बारे में भी कुछ खास बताया है? हाँ, ग्रंथ में इन संक्रमण कालों पर ध्यान दिया गया है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बीच का जो समय है, उसे खास तौर पर प्रावृढ़ काल कहा गया है। प्रावृढ़? हाँ, ये वो समय है जब मौसम अचानक बदलता है। गर्मी के बाद नमी और ठंडक आती है। इससे पाचन अग्नि मंद हो जाती है और वात दोष बढ़ सकता है। इसी तरह हर 2 ऋतुओं के बीच का जो लगभग 14 दिन का समय होता है, पिछली ऋतु के आखिरी 7 दिन और आने वाली ऋतु के पहले 7 दिन, उसे ऋतु संधि कहते हैं। ऋतु संधि? हाँ, इस दौरान पिछली ऋतु की जो आदतें हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और आने वाली ऋतु की आदतों को धीरे धीरे अपनाना चाहिए, ताकि शरीर को अचानक बदलाव का झटका न लगे। ये ट्रांजिशन पीरियड अक्सर सेहत के लिए चैलेंजिंग होते हैं। ये सब तो हुआ ऋतुओं के हिसाब से ढलने की बात, लेकिन क्या शरीर की अपनी क्षमता का भी कोई रोल है? ग्रंथ में सात्म्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? सात्म्य आयुर्वेद की एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल अवधारणा है। ये इसका सीधा सा मतलब है अनुकूलता या एडेप्टेशन या सूटेबिलिटी। अनुकूलता? हाँ, यानी वो चीज, चाहे खाना हो, आदत हो या दवाई, जो किसी खास व्यक्ति के शरीर के लिए फायदेमंद हो, जिसके साथ उसका शरीर सहज हो या जिसका वो आदी हो चुका हो। अच्छा। जो चीज एक इंसान के लिए सात्म्य यानी अनुकूल है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी हो। तो ये सिर्फ मौसम या जगह पर निर्भर नहीं करता? नहीं, स्रोत बताते हैं कि सात्म्य कई तरह का होता है। जैसे क्या क्या? ऋतु सात्म्य, यानी किसी मौसम के हिसाब से क्या अनुकूल है, जैसे सर्दियों में गर्म तासीर की चीजें। ठीक है। देश सात्म्य, किसी खास इलाके के हिसाब से क्या अनुकूल है, जैसे समुद्री इलाके के लोगों के लिए चावल मछली या ठंडे पहाड़ों के लिए गर्म और भारी खाना। रोग सात्म्य, बीमारी की हालत में क्या अनुकूल है, जैसे बुखार में हल्का खाना। हाँ। प्रकृति सात्म्य,
व्यक्ति की अपनी शारीरिक प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ के हिसाब से क्या अनुकूल है। ओके। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है ओक साथम्या। ओक साथम्या, ये क्या है? ओक का मतलब है अभ्यास या आदत। ओक साथम्य का मतलब है किसी खाने या आदत का लंबे समय तक अभ्यास करने के कारण शरीर के लिए फायदेमंद या सहन करने लायक हो जाना। आदत से? हाँ, हो सकता है कोई चीज थ्योरी में उस व्यक्ति के लिए उतनी अच्छी न हो, लेकिन अगर वो बचपन से या बहुत समय से उसे इस्तेमाल कर रहा है और शरीर ने उसे अपना लिया है तो वो उसके लिए ओक साथम्या बन जाती है। अच्छा। ग्रंथ में कुल 7 तरह के साथम्य बताए गए हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट शरीर के अनुकूल होने से जुड़ी है। यहाँ असली बात तो ये लगती है कि आयुर्वेद सिर्फ कुछ कठोर नियमों का सेट नहीं है। ये ओक साथम्य का विचार तो ये भी कहता है कि शरीर की अपनी समझ और ढलने की क्षमता पे बहुत मायने रखती है। ये तो बड़ा लचीला नजरिया है। बिल्कुल, यही आयुर्वेद की खूबी है। साथम्य की अवधारणा और खास तौर पर ओक साथम्य ये दिखाता है कि आयुर्वेद व्यक्ति की यूनिकनेस का सम्मान करता है। ये मानता है कि हर शरीर अलग है, उसकी आदतें अलग हैं और उसके लिए क्या सही है ये सिर्फ जनरल नियमों से तय नहीं हो सकता। व्यक्ति की अपनी अनुकूलन क्षमता और उसके शरीर का रिएक्शन सबसे जरूरी है। सही। ये निरंतरता और शरीर के अपने ज्ञान पर जोर देता है, न कि सिर्फ सैद्धांतिक पूर्णता पर। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि तस्या शितीय अध्याय हमें ऋतुचर्या के रूप में एक बहुत शक्तिशाली ढांचा देता है। बिल्कुल। कि क्यों? ये हमें सिखाता है कि कैसे मौसम के बदलते चक्रों के साथ अपने खान-पान, रहन-सहन, दिनचर्या को एडजस्ट करके हम अपने नेचुरल बल और स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। हाँ। ये असल में प्रकृति की लय के साथ कदम मिलाकर चलने का प्राचीन ज्ञान है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है। हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, साल भर हर तरह का खाना मिलना, देर रात तक काम या मनोरंजन, ये सब हमें इन प्राकृतिक लय से काफी हद तक काट देता है ना? सही कहा। हम अक्सर मौसम के जो छोटे छोटे प्रभाव हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं या फिर आर्टिफिशियल तरीकों से उनसे बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हम भूल जाते हैं कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हैं तो प्रकृति का ही हिस्सा। तो सोचने वाली बात यह है, जैसा कि ये अध्याय इशारा करता है, कि क्या इन नेचुरल साइकिल्स के प्रति थोड़ी ज्यादा जागरूकता और सम्मान, चाहे वो छोटे तरीकों से ही क्यों ना हो, जैसे मौसम के हिसाब से लोकल फल सब्जियां खाना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मौसम के हिसाब से थोड़ा बदलना, या सिर्फ ये मान लेना कि हाँ, साल के कुछ समय में एनर्जी लेवल स्वाभाविक रूप से कम हो सकता है। क्या ये सब हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य और वेलबीइंग के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता? सुनने वाले अपने माहौल, अपनी शारीरिक प्रकृति, जिसे आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं, और अपनी आदतों यानी ओकसात्म को ध्यान में रखते हुए इस प्राचीन ज्ञान की चेतना को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, ये आत्मचिंतन का विषय है। बिल्कुल। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि प्रकृति और अपने शरीर के साथ एक डायनामिक संतुलन बनाए रखना है। नमस्ते।